स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 9 है। ठीक है, शासक और इतिवृत्त सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। इसमें मुगल दरबार के बारे में बताया गया था। तो इस चैप्टर के हम ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 मार्क्स के, ठीक है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स के आ रहे हैं, तो वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, ये 3 मार्क्स का है या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का है कि सुलह कुल नीति से आप क्या समझते हैं एवं इसे लागू करने के तरीके लिखिए। यानी कि सुलह कुल की नीति क्या है ये बताना है और इसे लागू कैसे किया जाता है उसको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, सुलह कुल होता क्या है। ठीक है, उत्तर देखिए, सुलह कुल पहला पहला पॉइंट, मुगल साम्राज्य में हिंदुओं, जैनियों, मुसलमानों जैसे अनेक अलग अलग धार्मिक समुदाय समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। मुगल साम्राज्य जो है इसमें हिंदू, जैनी, मुसलमान अलग अलग धर्म के समुदाय, धार्मिक समुदाय के लोग जो थे वो इसमें शामिल थे। सुलह कुल जो था वो पूर्ण रूप से शांति के आदर्श के शासन की आधारशिला बताता है। यानी कि सुलह कुल शांति के आदर्श की शासन की आधारशिला है। सुलह कुल में सभी धर्मों और मतों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। यानी कि सभी धर्मों के लोग सभी मतों को जो हुआ करते थे, निर्णय लेते थे, उस दौरान सभी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया। यानी सुलह कुल जो था वो राज्य नीतियों के द्वारा लागू किए गए थे। अब जो तरीके हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला तरीका सुलह कुल को नीति को लागू करने के तरीके। सबसे पहला, मुगलों के अधीन जो अभिजात वर्ग होता था, यानी कि मुगलों का जो अभिजात वर्ग होता था, इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दखनी सभी शामिल हुआ करते थे। इन सभी को दिए गए पद, पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित होते थे। ठीक है, फिर देखिए, सुलह कुल को नीति को लागू करने के लिए आगे जो अगले पॉइंट हैं कि अकबर के द्वारा 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिली। और तीसरा पॉइंट है कि अकबर मुगल शासक ने सिखों के जो तीसरे गुरु थे जिनका नाम था अमरदास, इनको लगभग 500 बीघा जमीन दान में दी थी एवं उस दौरान जो धार्मिक दंगे हुए थे उन्हें सुलझाया था और दंगों में जो भी मंदिर टूटे थे उनकी मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अनुदान भी दिया था। यानी कि जो मुगल शासक थे अकबर, इनके द्वारा इस सुलह कुल की नीति को लागू करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। जैसे बहुत सारे इन्होंने कर समाप्त कर दिए, अपनी अपनी जो दरबार हुआ करता था, सभा हुआ करती थी इनकी, उनमें इन्होंने बहुत सारे देशों के लोगों को समाविष्ट किया हुआ था, बहुत सारे देशों के लोगों को बुलाया हुआ था। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग जाति के लोग थे और बहुत सारे जब मंदिर वगैरह टूटे थे तो उस दौरान इन्होंने बहुत सारा रख रखाव के लिए अनुदान भी दिया। तो इस तरह से जो सुलह कुल की नीति थी वो लागू हुई थी। ठीक है, तो सुलह कुल की नीति से आप क्या समझते हैं और इसे लागू करने के क्या तरीके थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी 3 मार्क्स का ही है। देखिए, मुगल साम्राज्य या यूँ कह लीजिए मुगल साम्राज्य का जो दरबार था उसमें प्रांतीय शासन किस तरह से चलता था। प्रांतीय शासन के बारे में बात करनी है तो केंद्र में जो स्थापित कार्य होते थे उन्हीं को प्रांतों में भी दोहराया जाता था, लेकिन थोड़े अलग ढंग से। प्रांतीय शासन जो था इसका प्रमुख होता था गवर्नर या फिर सूबेदार, जो कि सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। यानी कि ये बादशाह से संबंधित था। ठीक है, और प्रत्येक सूबा जो था वो कई सरकारों में बटा हुआ था। इसमें जो था शासन होता था वो सूबे स्तर पर होता था। ठीक है, और प्रत्येक सूबा क्या था, सरकारों में बटा हुआ था। जैसे परगना स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन था उसकी देखरेख 3 अधिकारियों के रूप में होती थी। एक था कानून गो जो कि राजस्व का लेखा जोखा रखता था। एक था चौधरी जो कि राजस्व संग्रह प्रभारी था। एक था काजी जो कि छोटे छोटे गांवों में न्याय करने वाला व्यक्ति था। इसके द्वारा, इन सभी के द्वारा परगना स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन होता है वो चलता था। 4th पॉइंट है, प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों जैसे लेखाकार, लेखक परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे
जो कि काफ़ी संख्या में लिखित आदेश और वृत्तांत तैयार करते थे। यानी कि वहाँ पे लिखने के लिए, लिखित आदेश और वृत्तांत तैयार करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी भी हुआ करते थे। फिर आखिरी पॉइंट बचेगा, हालांकि मुगल साम्राज्य की जो प्रशासकीय भाषा थी वो तो थी फारसी, सॉरी यहाँ पे फारसी लिखा है, यह है फारसी। कौन सी प्रशासनीय भाषा थी? फारसी। लेकिन गाँवों के लिए स्थानीय जो भाषा, मतलब गाँव के कार्य के लिए जो भाषा का उपयोग किया जाता था वो थी स्थानीय भाषा, यानी कि वही गाँव की खुद की भाषा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में जो प्रांतीय शासन था वो कुछ इस तरह से चलता था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, आईने अकबरी से संबंधित है। ठीक है, आईने अकबरी से संबंधित है ये प्रश्न। आईने अकबरी के बारे में लिखिए, यानी कि आईने अकबरी क्या है इसके संबंध में आपको बताना है। तो आईने अकबरी जो थी ये अकबर के आदेश पर उसके जो दरबारी थे अबुल फजल, इसके द्वारा इतिवृत्त लिखा गया था। ठीक है, कौन सा लिखा गया था? अकबरनामा। और इसी अकबरनामा की ये तीसरी जिल्द है जिसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी के अंदर मुगल साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जैसे दरबार, प्रशासन, सेना संगठन, राजस्व के स्रोत, मुगल साम्राज्य का भूगोल, धार्मिक एवं साहित्यिक और संस्कृति का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? आईने अकबरी में। और आईने अकबरी जो है वो दस्तावेजों की एकमात्र नकल नहीं है, यानी कि आईने अकबरी अगर ऐसा लगता है कि ये नकल है तो ये गलत है, क्योंकि इसमें लगभग 5 बार संशोधन किया जा चुका है एवं इसमें इकट्ठे किए गए आंकड़ों को अंकों के साथ साथ शब्दों में भी लिखा गया है, जिससे पढ़ने में आसानी हो सके एवं अबुल फजल को जो भी मौखिक जानकारी प्राप्त होती थी वह उस जानकारी को लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना करते थे और उसके बाद फिर उसे लिखा करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आईने अकबरी दस्तावेजों की एकमात्र नकल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आईने अकबरी के संबंध में आपको ये 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं, किसके द्वारा लिखी गई, किस किस की चीज़ का इसमें वर्णन है, और ये मात्र दस्तावेजों की एक नकल नहीं है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-3 मार्क्स के 3 प्रश्न भी निकलेंगे और 8 मार्क्स का 1 प्रश्न भी निकलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि इतिवृत्तों की रचना कैसे और क्यों की जाती थी। ठीक है, फिर है इतिवृत्तों में रंगीन चित्र क्यों बनवाए गए थे एवं इसको लेकर क्या विवाद था और उस विवाद को कैसे सुलझाया गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, इतिवृत्तों की रचना कैसे होती थी, क्यों होती थी, इतिवृत्तों में रंगीन चित्र क्यों बनवाए गए थे, रंगीन चित्रों को लेकर क्या विवाद था और उस विवाद को कैसे सुलझाया गया। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न एक ही साथ यहाँ पे बन रहे हैं, तो सभी के आंसर हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इतिवृत्तों की जो रचना है वो कैसे की जाती थी। ठीक है, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। पहला है, सबसे पहले कागज बनाने वाले जो हुआ करते थे वो पांडुलिपियों के इतिवृत्तों के पन्ने तैयार किया करते थे। फिर है, सुलेखकों के द्वारा दी गई जानकारी को लिखा जाता था। कोफ्ताकार जो हुआ करते थे वो प्रश्नों को चमकाया करते थे। चित्रकार दी गई जानकारी से संबंधित चित्र बनाया करते थे। और जिलसाज, ये जो थे जिलसाज, ये इन पन्नों को एकत्र करके इतिवृत्त ये पूरा करते थे। ठीक है, और इतिवृत्तों की रचना में एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो बचेगा कि किताब खाना जो है वो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पुस्तकों को रखा एवं उनकी रचना की जाती थी, उसे किताब खाना कहा जाता था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, अकबर के द्वारा बनवाए गए जो इतिवृत्त हुआ करते थे उसमें एक अलग शैली का उपयोग किया गया था जो कि थी नास्तलिक शैली। कौन सी है? नास्तलिक शैली। अकबर के द्वारा जो इतिवृत्त लिखाए गए थे उसमें। तो इतिवृत्तों की रचना की प्रक्रिया जो है वो कुछ इस तरह से हुआ करती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इतिवृत्तों की रचना करवाने के क्या कारण थे। ठीक है, इतिवृत्तों की रचना करवाने के क्या कारण थे। सबसे पहला, जो शासक हुआ करते थे वो अपने साम्राज्य को जनता के प्रति मजबूत एवं शक्तिशाली पेश करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है, दुश्मनों को चेतावनी। जो शासक हुआ करते थे वो इतिवृत्तों में अपने सभी युद्धों के बारे में लिखवाया करते थे, जिसमें वे अपने हर प्रकार से बड़ाई ही करवाया करते थे। और जो दुश्मन लोग हैं
वो इन सब बातों को जानकर उनसे दुश्मनी नहीं लिया करते थे। तीसरा पॉइंट है उत्तराधिकारियों का मार्गदर्शन। तीसरा पॉइंट है उत्तराधिकारियों का मार्गदर्शन। शासक अपने आने वाले जो उत्तराधिकारी होते थे उनके मार्गदर्शन के लिए इनकी रचना करवाते थे, जिसमें वे साम्राज्य को या फिर शासन किस प्रकार से चलाना है एवं शासक के मूल कर्तव्य क्या होते हैं, इन सभी बातों को लिखवाया करते थे। यानी कि वे आने वाले अपने उत्तराधिकारियों का मार्गदर्शन करते थे इन इतिवृत्तों के माध्यम से। ठीक है, तो इतिवृत्तों की रचना के ये कारण थे। फिर बात करते हैं इतिवृत्तों में रंगीन चित्र बनवाने के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए इतिवृत्तों में रंगीन चित्र बनवाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इतिवृत्त चित्रों से एक तो और अधिक सुंदर लगता था और जो बातें पढ़कर समझ में नहीं आती थी उन्हें चित्रों के माध्यम से भी समझा जा सकता था। इसीलिए इतिवृत्तों में रंगीन चित्र बनवाने की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक, आगे देखिए इतिवृत्तों में चित्रों को लेकर क्या विवाद था। इतिवृत्तों में चित्रों को लेकर क्या विवाद था। पहला पॉइंट देखिए, इतिवृत्तों में चित्रों को छपवाने को लेकर एक तो शासक और दूसरा मुसलमानों के रूढ़िवादी वर्ग के जो प्रतिनिधि अर्थात उलेमा, यहाँ पे उलमा लिखा है, उलेमा है यानी शासक और उलेमा, इनके बीच में विवाद था। उलेमा यह कहा करते थे कि हदीस एवं कुरान में इस्लामी जगत में चित्रण पर प्रतिबंध है एवं प्रकृति तथा जीवों के चित्र की मनाही की गई है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अल्लाह की रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेता है, जो कि एक अपराध है। ठीक है, तो इतिवृत्तों में चित्रों को लेकर यह विवाद हुआ करता था। अब इस विवाद को सुलझाया किस तरह से गया वो देखिए। पांचवा पॉइंट बनेगा इतिवृत्तों में चित्रों को लेकर विवाद कैसे सुलझा। सबसे पहला, समय समय पर जो शरिया थी, शरिया इसकी व्याख्या में परिवर्तन आता गया एवं अलग अलग समूहों ने अपने अनुसार शरिया की व्याख्या की, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक समान रही। ठीक है, फिर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे है, जब शासक और उलेमा के बीच चित्रों को लेकर विवाद चल रहा था तो उससे बचने के लिए जो शासक थे वो सूफी संतों की शरण में चले गए, क्योंकि समाज में जितना सम्मान उलेमाओं का होता था उतना ही सम्मान सूफी संतों का भी होता था। इसीलिए शासक सूफी संतों की शरण में चले गए और सूफी संतों ने इन्हें चित्रों को लेकर कोई बात मतलब कोई भी विवाद नहीं किया, अपितु चित्रों को लेकर इतिवृत्तों में चित्रों को बनवाने के लिए इन शासकों की सूफी संतों ने सहायता भी की थी। ठीक है, तो इतिवृत्तों में चित्रों को लेकर जो विवाद था वो इस तरह से सुलझाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था, इसमें बहुत सारे प्रश्न थे जो कि मैंने कंप्लीट कर दिए हैं एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सबसे पहला प्रश्न था इतिवृत्तों की रचना की प्रक्रिया। दूसरा प्रश्न था इतिवृत्तों की रचना करवाने के कारण। तीसरा था इतिवृत्तों में रचना जो रंगीन चित्र हैं उसको बनवाने के क्या कारण थे। फोर्थ था इतिवृत्तों में चित्रों को लेकर क्या विवाद थे। और पांचवा था इतिवृत्तों में चित्र को लेकर जो विवाद थे उसे कैसे सुलझाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तो 8 मार्क्स में आना ही आना होता है इस चैप्टर से। ठीक है, क्या है, मुगल साम्राज्य के शाही परिवार पर प्रकाश डालिए, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो शाही परिवार था उसके बारे में बताइए। या फिर हरम में जो जीवन था वो कैसा था उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो हरम है वह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। प्राय यहाँ पे प्राय लिखा है, बेसिकली यह है प्राय। हरम में जो शासक हुआ करता था वो अपने परिवार जैसे कि पत्नी, माता, बेटे, बहन, पुत्र, भाई, चाचा, चाची, उपपत्नी, पत्नियों के साथ में रहा करते थे। यानी कि हरम में शासक अपने परिवार के साथ में रहा करता था। सबसे पहले हम देखेंगे हरम में जो पत्नियां थीं उनके बारे में। ठीक है, तो पत्नियों के बारे में देखिए, मुगल शासकों की प्रायः 3 प्रकार की पत्नियां होती थीं। एक तो बेगम, दूसरी आगाह और तीसरी अगाचा। अब इन तीनों की स्थिति क्या होती थी वो देखिए। मुगल परिवार में शाही परिवारों से मतलब मुगल परिवार जो हुआ करते थे उनमें शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां जो शादी के समय अपने साथ अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं और साथ ही साथ भूमि के बड़े बड़े टुकड़े दहेज में लाया करती थी, उन्हें शासकों की बेगम कहा जाता था। ठीक है, शासकों की बेगम कौन सी थी। फिर है कि अगाचा की स्थिति, जो अगाचा हुआ करती थी इसकी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से नहीं बल्कि बहुत ही खराब होती थी। इन्हें नकद मासिक भत्ता दिया जाता था
और कुछ उपहार भी दिए जाते थे त्यौहार के दौरान। और फोर्थ है, यही हाल जो था वो अगाहों का भी हुआ करता था, लेकिन ये दोनों अपनी इच्छा प्रेम मातृत्व से, यानी कि अगर ये माता बन जाती थी तो उन्हें विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे में पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती थी। यानी कि अगर ये माता बन गई तो उन्हें भी बेगम बना लिया जाता था। ठीक है, तो ये थी पत्नियों के बारे में। फिर आएगी दास दासियों से संबंधित। ठीक है, देखिए सभी पॉइंट मैं आपको एक एक करके क्लियर कराता जा रहा हूँ। दास दासियों के संबंध में, शासकों की पत्नियों के अलावा मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम तथा दास दासियों के रूप में रहा करते थे। ठीक है, और ये दास दासियां साधारण से लेकर निपुणता के कार्य भी करते थे। जैसे शाही परिवार में नौकर के काम करने से लेकर शासक के द्वारा कहे जाने पर यह है जासूसी भी किया करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा स्त्रियों को आय का अधिकार, यानी कि शाही परिवार में हरम में जो स्त्रियां रहती थी उनको आय का अधिकार था। शाहजहां की पुत्रियां जहां आरा और रोशन आरा, इनको ऊंचे ऊंचे जो मनसबदार हुआ करते थे उनके समान वार्षिक आय प्राप्त हुआ करती थी। जहां आरा, इसे सूरत के बंदरगाह जहां से विदेशी व्यापार होता था वहां से राजस्व प्राप्त होता था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य में जो स्त्रियां थीं वह संपत्ति एवं पैसा कमाने का अधिकार रखती थीं। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा, देखिए ये पॉइंट थर्ड नहीं बल्कि पॉइंट फोर्थ है। राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली। जहां आरा ने, जो कि शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली थी, उसकी वास्तुकला में, यानी कि जो नई राजधानी बनने वाली थी शाहजहानाबाद दिल्ली, उसमें आंगन व बाग के साथ साथ कुछ हृदय स्थल जो कि चांदनी चौक था उसकी रूपरेखा जहां आरा के द्वारा तैयार की गई थी। इस बात से हमें ये पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवारों की जो स्त्रियां थीं वो पढ़ी लिखी हुई थीं, संसाधनों को रखने का एवं उन्हें जुटाने का अधिकार भी रखा करती थीं। ठीक है, अब देखिए आखिरी पॉइंट बचता है पॉइंट 5। ये है गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, यानी कि गुलबदन बेगम के द्वारा जो हुमायूं नामा लिखा था उससे संबंधित। पॉइंट 5 देखिए क्या है। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की चाची थी। गुलबदन बेगम स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी, यानी कि गुलबदन बेगम को तुर्की एवं फारसी भाषा आती थी और ये उसमें मतलब जैसे बोलते हैं हम डिक्टेशन बोलते हैं वैसे ये लिख भी सकती थी। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना भी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि राजा और राजकुमारों में सत्ता को लेकर आपस में मतभेद एवं संघर्ष बना रहता था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बचेगा अबुल फजल ने जब अकबरनामा की रचना करने के लिए गुलबदन बेगम से मदद, मतलब जब अबुल फजल ये अकबरनामा की रचना करने जा रहे थे तो इन्होंने गुलबदन बेगम से मदद मांगी थी। ठीक है, तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ये था पॉइंट 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। कौन सा क्वेश्चन? हरम में जीवन कैसा था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चैप्टर का ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 10 के MCQs क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।